नमस्कार। बिहार का दरौंदा विधानसभा क्षेत्र ये सिर्फ नक्शे पर एक निशान नहीं है। ये एक ऐसी जमीन है जहां राजनीति, अर्थशास्त्र और सत्ता का एक बहुत ही जटिल सिस्टम काम करता है। आज इस विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में किसी की तरफदारी या आलोचना नहीं होगी। आज हम सीधे डेटा, जनसांख्यिकी और जमीनी हकीकत के आधार पर एक क्लिनिकल और रणनीतिक विश्लेषण करेंगे। हमें यह समझना है कि 2025 के चुनाव में यहां असल में क्या हुआ और आने वाले भविष्य के लिए व्यवस्था को सुधारने का ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए। आज की इस चर्चा को हम 6 अहम हिस्सों में बांटेंगे। दरौंदा की नब्ज, चुनाव का असली परिणाम, सत्ता का अभेद्य किला, मतदाताओं की जमीनी शिकायतें, विपक्ष की संरचनात्मक कमजोरियां और अंत में भविष्य की जीत के लिए एक ठोस ब्लूप्रिंट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दरौंदा की नब्ज की। दरौंदा की मिट्टी से जुड़कर देखें तो यहाँ की 94.5% आबादी पूरी तरह से ग्रामीण है। उनका जीवन और आजीविका खेती और मौसम के उतार चढ़ाव पर निर्भर है। लेकिन जब हम राजनीति और व्यवस्था की बात करते हैं तो सबसे पहले संवैधानिक मूल्यों कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को याद रखना जरूरी है। भारत का संविधान हर नागरिक को गरिमा यानी डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार देता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में सार्वजनिक संवाद हमेशा तथ्यपूर्ण, जागरूक और जिम्मेदारी भरा होना चाहिए। दरौंदा के नागरिक इसी लोकतांत्रिक गरिमा और जिम्मेदार शासन के हकदार हैं। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, चुनाव का परिणाम। 2020 और 2025 के आंकड़ों की अगर सीधे तुलना की जाए तो एक बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीर सामने आती है। जमीन पर भारी आर्थिक संकट था, रोजगार की कमी थी, फिर भी मौजूदा विधायक ने अपनी जीत का अंतर 7.2% से बढ़ाकर लगभग 10% कर लिया, जबकि कुल मतदान करीब 58% रहा। सत्ता विरोधी लहर, या जिसे हम एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, वो यहां पूरी तरह से बेअसर साबित हुई। ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब हमें तीसरे हिस्से में मिलता है, सत्ता का अभेद्य किला। चुनावी किले सिर्फ नारों से नहीं बल्कि सटीक जातीय समीकरण और गणित से बनते हैं। यहां 13.4% राजपूत, 12.3% यादव और 18.26% मुस्लिम मतदाता हैं। मौजूदा प्रतिनिधि ने सवर्ण और गैर यादव मतदाताओं का एक ऐसा मजबूत ध्रुवीकरण किया कि विपक्ष का पारंपरिक वोट बैंक पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया। ये एक ऐसी अरिथमेटिक बाउंड्री थी जिसे भेदना बिल्कुल आसान नहीं था। और इस किले को मजबूती मिली संसाधनों के भारी असंतुलन से। सत्ता पक्ष के उम्मीदवार के पास 9.4 करोड़ रुपए का वॉर चेस्ट था, जबकि विपक्ष के पास सिर्फ 72.5 लाख। चुनाव के आखिरी 72 घंटों में यही आर्थिक खाई तय करती है कि जमीन पर कितनी गाड़ियां दौड़ेंगी और डिजिटल प्रचार कितना आक्रामक होगा। ये मुकाबला संसाधनों के मामले में कभी बराबरी का था ही नहीं। चौथा हिस्सा, मतदाताओं की शिकायतें और जमीनी हकीकत। अब इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए, 38%। ये किसी चुनाव में जीत का मार्जिन नहीं है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 के अनुसार सीवान जिले में 38% बच्चों का शारीरिक विकास रुका हुआ है, जिसे हम स्टंटिंग कहते हैं, और लगभग 70% बच्चे बचपन में ही खून की कमी यानी एनीमिया के शिकार हैं। एक तरफ चुनावी जीत का गणित है और दूसरी तरफ ये विनाशकारी पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है जो हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खा रहा है। एक और बड़ा संकट ये आंकड़ा बताता है, 65 लाख। पूरे राज्य में वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान काटे गए नामों की एक कथित संख्या है। इसने दरौंदा के अल्पसंख्यक और हाशिए पर रहने वाले समुदायों में एक गहरी व्यवस्थागत दहशत पैदा कर दी। एक डर कि कहीं उन्हें उनके मतदान के अधिकार से ही वंचित तो नहीं किया जा रहा है। जमीन पर इतनी भयानक समस्याएं हैं, युवा रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं, लेकिन विधायिका का क्या हाल रहा? पिछले 5 साल के अपने पूरे कार्यकाल में मौजूदा विधायक ने शून्य, जी हां, एक भी सवाल नहीं पूछा। जमीनी स्तर के इस गहरे संकट और विधानसभा में छाई इस पूरी चुप्पी के बीच का यह विरोधाभास अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। पांचवा हिस्सा, विपक्ष की कमजोरियां। सवाल ये उठता है कि इतने बड़े संकट के बाद भी विपक्ष क्यों हार गया? इसका सीधा सा कारण है लेगेसी एजिटेशन बनाम मॉडर्न पॉलिटिकल वॉरफेयर। लेगेसी एजिटेशन वर्सेस मॉडर्न पॉलिटिकल वॉरफेयर। पारंपरिक विपक्ष एक बहुत ही सम्मानित लेकिन 1990 के दशक के नेतृत्व मॉडल पर निर्भर रहा। उनका मुकाबला एक ऐसी चुनावी मशीनरी से था जो आधुनिक, माइक्रो सेगमेंटेड और भारी फंडेड थी। सिर्फ पुराने नारों और जमीनी आंदोलनों के भरोसे आज की इस मॉडर्न राजनीतिक लड़ाई को नहीं जीता जा सकता। और अब छठा और आखिरी हिस्सा, भविष्य का ब्लूप्रिंट।
2030 के लिए एक 4 चरणों वाली रणनीति की जरूरत होगी। पहला चरण फाउंडेशन बिल्डिंग, चुनाव से लगभग 2 साल पहले का समय। यहां सबसे पहले पुराने नेतृत्व को सम्मान के साथ विदा करना होगा। इसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी और उन स्विंग मतदाताओं की एक सटीक माइक्रो डेमोग्राफिक मैपिंग करनी होगी जो भी किसी से जुड़े नहीं हैं। संगठन के आधार को फिर से खड़ा करना होगा। दूसरा चरण नैरेटिव सेटिंग, चुनाव से 1 साल पहले हेल्थ एंड हंगर यानी स्वास्थ्य और भूख के मुद्दे पर सीधा प्रहार करना होगा। युवाओं के पलायन को रोकने के लिए सिर्फ खोखले वादे नहीं बल्कि एक हाइपर लोकल और गणितीय रूप से सटीक आर्थिक ब्लूप्रिंट जनता के सामने रखना होगा। तीसरा चरण ग्राउंड एक्टिवेशन, चुनाव से 6 महीने पहले स्थानीय और डिजिटल रूप से सक्षम युवाओं का एक कैडर मैदान में उतारना होगा। लेकिन यहां एक बात बेहद महत्वपूर्ण है, इस पूरी प्रक्रिया में भारत के डीपीडीपी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क का सख्ती से पालन होना चाहिए। मतदाताओं की निजता, प्राइवेसी और उनकी सहमति कंसेंट का पूरा सम्मान करना एक कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है। डेटा का इस्तेमाल जिम्मेदारी से होना चाहिए। और आखिरी चरण चुनाव से पहले के 90 दिन। ये एक निर्मम स्प्रिंट है। यहां प्रिडिक्टिव टर्नआउट मॉडलिंग की जरूरत पड़ेगी। एक तेज रैपिड रिस्पॉन्स लीगल वॉर रूम बनाना होगा और मतदान के दिन आखिरी वोटर को बूथ तक सुरक्षित लाने यानी लास्ट माइल एक्सट्रैक्शन की अचूक व्यवस्था करनी होगी। यही अंतिम प्रहार परिणाम तय करता है। राजनीति में व्यवस्था को बदलना और उसे जन केंद्रित बनाना ही असली जीत है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-420-41602. Purpose beyond politics.